एनसीईआरटी से क्या ही होगा, है ना। एनसीईआरटी बहुत ही बेसिक किताब है। एनसीईआरटी से ना तो मेरे स्कूल्स में क्वेश्चन आते हैं, ना ही मेरे बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी से बेटर है कि मैं किसी दूसरे पब्लिशर की किताब उठा लूं, जिससे कि मैं टफ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करूं और वहां से मैं बहुत सारे नंबर लेके आऊंगा अपने एग्जाम्स में। अगर बच्चों आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए ही बना रहा हूं मैं। हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं इस बहुत बड़े मिथ को क्लियर करूंगा जो बहुत सारे बच्चों के माइंड के अंदर होता है कि यार एनसीईआरटी बहुत ही बेसिक लेवल की किताब है, इससे मेरा कुछ भी भला नहीं होने वाला। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बच्चों। कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है अपने टीचिंग करियर में कि डिफरेंट स्टूडेंट्स का ये पर्सपेक्टिव होता है कि यार मुझे एनसीईआरटी से ना कुछ फायदा नहीं मिला। मैं एनसीईआरटी से बेटर ये है कि मैं रिवीजन के लिए भी एनसीईआरटी को कंसीडर नहीं करूंगा, मैं सीधा डिफरेंट बुक्स को कंसीडर करूंगा, मैं सैंपल पेपर्स करूंगा, है ना, मैं अपने ट्यूशन के असाइनमेंट्स करूंगा। बच्चों देखिए, मैं इस बात को नहीं कह रहा कि आपको असाइनमेंट्स नहीं करना चाहिए या आपको सैंपल पेपर्स नहीं करना चाहिए या आपको दूसरी किताबें नहीं करनी चाहिए। मेरा ये पॉइंट ही नहीं है। मेरा ये पॉइंट है कि आपको एनसीईआरटी इसलिए सही किताब नहीं लगती बिकॉज आपको उसका पढ़ने का तरीका नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि आपको एनसीईआरटी को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं ये ट्राई करूंगा कि बेसिकली मैं आपको 4 पॉइंट्स ऐसे बता सकूं जिसको कि अगर आपने फॉलो कर लिया तो शायद आपको एनसीईआरटी को देखने का तरीका, एनसीईआरटी का जो एंगल से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, एनसीईआरटी को जो अप्रोच करते हो, वो शायद बदल जाए। देखो बच्चों, इस बात को क्लियर करो आप लोग कि एनसीईआरटी को बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत बड़े बड़े लोगों ने मिलकर इस किताब की रचना करी है, मतलब स्ट्रक्चराइज करा है। अगर आप इसको बहुत ही बेसिक लेके चल रहे हैं ना तो ये आपको बहुत पेन देगा आगे चल के। इसीलिए बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं कि आप इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करो और आप देखना कि आपको एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से अप्रोच करने लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि वो 4 पॉइंट्स क्या है और उन 4 पॉइंट्स को हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। बच्चों ये जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं बोर्ड्स पे, सबसे पहला मैंने क्या लिखा, थियरी या कॉन्सेप्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। सेकंड पॉइंट है अपना कि सॉल्व एग्जांपल्स। थर्ड पॉइंट है अपना एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस एंड फोर्थ पॉइंट है आपका रिवीजन। बच्चों मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने किसी भी चैप्टर की जब आप स्टार्टिंग करते हो ना, चाहे आपका क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हो गए, ट्रायंगल्स हो गया, सर्कल्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हो गया, कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर जब आप कंसिडर करते हैं तो आप प्लीज इस तरीके से फॉलो करो उसको, ये अप्रोच फॉलो करो। अगर आपने इस अप्रोच को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा अभी मैं, और डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आपको हर एक पॉइंट को कैसे अप्रोच करना है। बट तब तक के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर आपने इन 4 तरीके से किसी भी चैप्टर को करना स्टार्ट कर दिया, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 9th में है, 10th में, 11th में, 12th में, 8th में, किसी भी क्लास में अगर आप हैं, अगर आपकी एनसीईआरटी बुक है और अगर आपने ये चारों पॉइंट्स फॉलो कर लिए बच्चों, तो आपको मैथ्स में एक इंटरेस्ट जो बात करते हैं ना, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो ये प्रेशर फील होता है ना आपको कि यार मुझे सीधा सीधा उस किताब को करना है, बड़े किताबों को करना है ना, टफ क्वेश्चंस को करना है, वो नजरिया भी आपका चेंज होगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग एक एक पॉइंट को कि किस तरीके से हमें उस पॉइंट से अप्रोच करना है एनसीईआरटी को। बच्चों पहला पॉइंट है कि थियरी या कॉन्सेप्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। आपने देखा होगा किसी भी चैप्टर की जब आप स्टार्टिंग करते हो एनसीईआरटी की किताब से, तो वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट्स गिवन होते हैं, कुछ थ्योरम्स गिवन होते हैं ज्योमेट्री के चैप्टर्स में, और उन थ्योरम्स के प्रूफ्स गिवन होते हैं, है ना बच्चों, या आपको कुछ फॉर्मूलाज गिवन होता है। तो कभी भी अगर आप एनसीईआरटी की स्टार्टिंग करते हैं किसी भी चैप्टर की, मान लीजिए आपने पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट किया, क्लास 10th की पॉलिनोमियल्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो अगर आपने पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट किया बच्चों, तो पॉलिनोमियल से पहले जो भी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जहां पे आपको बताया जाएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है ना, या मोनोमियल क्या है ना, पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, है ना, पॉलिनोमियल में रूट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक के या लीनियर के रूट्स क्या होते हैं, या रूट्स का रिलेशनशिप क्या होता है ना। तो ये सारी चीजें आप यहां से पढ़ो, जरूर पढ़ो। क्यों? क्योंकि जब आप ये पढ़ोगे ना, तो जब आप एग्जांपल्स पे जाओगे या एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस पे जाओगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी थ्योरी की। देखिए आप जहां पे भी ट्यूशन ले रहे हैं या जो भी आपका स्कूल है, वहां पे चीजें आपको बताई जाती है। बट मैं ये चाहता हूं कि जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, आप इस पॉइंट को कभी भी मिस मत करो बच्चों। आपको हमेशा थ्योरी कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी से एक बार जरूर रीड करो। अब इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे आपको कि कई बार कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, तो आप पूछो। आप जहां ट्यूशन जा रहे हो, आप अपने स्कूल में जा रहे हो, आप ऑनलाइन इतनी सारी सोर्सेस अवेलेबल हैं आजकल, आप पूछो उस चीजों से कि यार ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई है, इसका क्या मतलब है। बट बच्चों यकीन मानो, अगर आपने इस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, किसी भी चैप्टर को स्टार्टिंग ऐसे अप्रोच कर लिया, आप मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप कर लेंगे। आपको सारी चीज समझ में आने लगेगी कि यार मैं क्वेश्चन को क्यों ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो मैं क्या अप्रोच लगाऊंगा। तो 100% आपको किसी भी चैप्टर को इसके बिना स्टार्ट नहीं करना है बच्चों।
ठीक है ना। तो कभी भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सारी थ्योरी आपको पढ़नी है। इस दौरान आप क्या करोगे, आप इन थ्योरीज की लिस्ट बनाओ, जो भी फॉर्मूलाज है, जो भी कॉन्सेप्ट्स है, जो भी थ्योरम्स है, उनकी लिस्ट बनाओ आप कहीं दीवार पर चिपका दो उस लिस्ट को, जहां पे भी आप पढ़ते होगे ना, या तो कोई आप नोटबुक मेंटेन कर लो उसके लिए, है ना, ताकि आप सारी चीजों को लिस्ट करो और उसको रिवाइज करो। रिवाइज कब करोगे, जब चैप्टर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तब तो आपने एक बार लिस्ट कर लिया। किसी भी एग्जांपल्स को सॉल्व करने से पहले उस चैप्टर के उसको आप रिवाइज कर लो, थ्योरी को, ताकि एग्जांपल्स का अप्रोच आपको समझ में आ जाए, एग्जांपल्स में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा वो समझ में आ जाए। और ठीक इसी तरीके से जब आप एक्सरसाइजेस पे जाएंगे तब भी आपको इसको रिवाइज करना है। तो दो चीजें इसके अंदर क्या करनी है आपको, कि एक तो आपको रीड करना है, उसके बाद उसको लिस्ट डाउन करना है, सारी चीजों को, फॉर्मुलाज को, कॉन्सेप्ट्स को, है ना, जो भी आइडेंटिटीज है, जो भी चीजें गिवन है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप लिस्ट करो। और कभी आप एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं, या कभी भी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, या इवन जो फाइनल रिवीजन आप करोगे सिलेबस होने के बाद, या कभी भी चैप्टर की रिवीजन कर रहे हो, आप उसको रिवाइज जरूर करो बच्चों। इस तरीके से अगर आप थ्योरी को अप्रोच करते हैं तो आप एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा बच्चों। अब चलते हैं हम लोग अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। बच्चों सेकंड पॉइंट है हमारा सॉल्व एग्जांपल्स। एनसीईआरटी के अंदर जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं, आप उन सॉल्व एग्जांपल्स को जरूर सॉल्व किया करो खुद से। आपको कैसे अप्रोच करना है इसके अंदर, कि आपने किसी भी क्वेश्चन को उठाया, मान लो आपने लीनियर इक्वेशंस का कोई भी एक क्वेश्चन उठा लिया, लीनियर इक्वेशन के अंदर आपने एक क्वेश्चन उठाया, आप क्या करो, जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इससे पिछले वाले पॉइंट में मैंने बताया ना आपको कि जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी थ्योरीज पढ़ी है, उन क्वेश्चंस पे इस थ्योरी को अप्लाई करने की कोशिश करो आप, बिना सॉल्यूशन देखे हुए। इस दौरान आपको सॉल्यूशन को बिल्कुल भी नहीं देखना बच्चों। अब मैं ये आप पे छोड़ रहा हूं कि आप कितने ऑनेस्टी के साथ अपने इस एनसीईआरटी को सॉल्व करते हैं, कितने ऑनेस्ट हैं आप मैथ्स के लिए। तो आप सॉल्यूशन को नहीं देखोगे, बिना सॉल्यूशन देखे आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों, अपने लैंग्वेज में, अपने स्टेप्स के साथ। फिर अगर आंसर आ जाता है वेल एंड गुड, अगर आंसर नहीं आता है, दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में क्या करना है बच्चों, आप एक बार सॉल्व एग्जाम्पल के सॉल्यूशन जो किया है एनसीईआरटी में उसको जरूर रीड करो। इससे क्या होगा, इससे आपको दो चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहली बात कि आपको स्टेप्स समझ में आएगा जो आप बोर्ड्स के लिए लिखेंगे बच्चों। बोर्ड्स के अंदर आपको याद दिला दूं मैं, स्टेप मार्किंग होती है, तो अगर आप कोई भी स्टेप को मिस कर देंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं बच्चों। तो आपको स्टेप्स का अंदाजा कहां से लगेगा, वो आपको एग्जाम्पल से लगेगा। तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल से आपको क्या होगा कि स्टेप्स जो आप लिखने वाले हो बोर्ड्स में, वो चीजें की क्लैरिटी आएगी। दूसरा, आपको एक्सरसाइजेस को करने का कॉन्फिडेंस आएगा। इन दोनों चीजों के लिए आपको एग्जाम्पल्स को जरूर सॉल्व करना चाहिए बच्चों। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आपको टफ एग्जाम्पल्स लगते हैं ना, उनको तो आपको 100% करना है। मैंने कई बार ऐसा देखा है, जैसे आपको क्वाड्रेटिक के अंदर याद होगा, एक पोल वाला क्वेश्चन है कि एक पोल को डायमेट्रिकली ऑपोजिट गेट्स पे लगाया गया है, ए बी करके, यहां पे कहीं आपने पोल लगा दिया है ना, पी पॉइंट पे पोल लगा दिया गया। 90% बच्चे उस क्वेश्चन को छोड़ के जाते हैं और वही क्वेश्चन आपको रिफ्रेशर के अंदर भी मिलता है। फिर आपको क्या लगता है कि यार रिफ्रेशर में तो क्वेश्चन बहुत टफ दिए हुए हैं, ये तो एनसीईआरटी के अंदर है ही नहीं। मैंने क्लास 12th की, क्लास 11th की मिसलेनियस के क्वेश्चंस कई बार बच्चों को पूछा है और उनको ये लगता है कि ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका माइंडसेट उसी हिसाब से बन गया है कि यार एनसीईआरटी तो बहुत बेसिक है। जो भी टफ क्वेश्चंस हैं एग्जांपल्स के अंदर, वो आपको जरूर सॉल्व करना है। अगर आपको खुद से नहीं हो रहा है, आप सॉल्यूशन देखो, उसके बाद में नहीं हो रहा, आप अपने टीचर से पूछो, ट्यूशन में, स्कूल में, कहीं पे भी पूछो, लेकिन आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स वाले कंडीशन से। क्यों? क्योंकि वही एग्जांपल्स वही किसी और फॉर्मेट के अंदर आपके स्कूल के एग्जाम में भी आ जाते हैं और वही आपके बोर्ड्स के एग्जाम में भी आ जाएंगे बच्चों। इसीलिए मेरा मेन पॉइंट क्या है कि जब भी आप एग्जांपल्स को सॉल्व करो, आपको दो चीजें जरूर कंसिडर करनी है। एक तो जो स्टेप्स आप अपनी तैयारी कर रहे हो उसको आपको कंसिडर करना है, दूसरा आपको एक्सरसाइजेस के लिए अपना कॉन्फिडेंस बनाना है, और तीसरा पॉइंट, मतलब पॉइंट नहीं, बस आप ये समझ लो कि कोई भी क्वेश्चन को आपको एनसीईआरटी से स्किप नहीं करना है सॉल्व एग्जांपल्स वाले कंडीशन में। क्यों? क्योंकि वही एग्जांपल्स आपके एग्जाम्स में जरूर आएंगे बच्चों। तो ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है बच्चों हमारा एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस। आपने देखा होगा एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज है उसके अंदर कुछ पार्ट्स गिवन होते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स गिवन होंगे। बच्चे क्या करते हैं ना कि उन पार्ट्स में से, मान लो 6 पार्ट्स गिवन है किसी क्वेश्चन में, तो फर्स्ट सेकंड को कर लिया, फिफ्थ को कर लिया, बाकी को स्किप कर दिया। ये नहीं करना आपको।
आपको कई बार लगता होगा कि यार ये चीजें बहुत आसान है, मेरे से हो सकती है, बट मैं क्यों बोल रहा हूं आपको कि आप सारे पार्ट्स को करो, क्योंकि लिखने के बाद ना आपकी प्रैक्टिस डेवलप होगी बच्चों, आपका स्पीड बढ़ेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? बहुत बेसिक पार्ट्स होंगे, मैं मानता हूं उसमें, लेकिन आपको किसी भी पार्ट को ना स्किप नहीं करना है। पहली बार जब आप कर रहे हो तब तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जब आपका सेकंड थर्ड वाला फेज आएगा ना, तब जब आपकी स्पीड बन जाएगी बच्चों, तब आप एक आध पार्ट को स्किप कर सकते हो। अदरवाइज पहले अटेम्प्ट में तो आपको सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप करके ही सॉल्व करना है। स्टेप भी आपको स्किप नहीं करने हैं बच्चों। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कई बार आपको क्या लगता है ना कि मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूं टाइम बचाने के चक्कर में, लेकिन अगर आप वहां पे बिना स्टेप के सॉल्व करेंगे ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वही हैबिट आपकी बनी रहेगी बच्चों स्कूल के एग्जाम तक और बोर्ड्स के एग्जाम तक। और तब आपको सोचना पड़ेगा कि यार मैं स्टेप्स कैसे लिखूं। तो स्टेप्स का अंदाजा आपको एग्जाम्पल से लग जाता है, उन्हीं स्टेप्स को आपको दोबारा एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस में रिपीट करना है। और सच मायने में तो कहूं तो रिपीट करके ही आपको आंसर निकालना है, क्योंकि उससे आपको स्टेप्स की क्लैरिटी होगी, वो आपकी मसल मेमोरी को डेवलप करेगा। किस चीज को डेवलप करेगा? मसल मेमोरी को डेवलप करेगा बच्चों, जिससे कि फिर आपको एग्जाम्पल में ना एज एन एग्जाम्स के तौर पे, एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्स में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कहां पे सो लगाऊं, कहां पे देयरफॉर लगाऊं, कहां पे हेंस लगाऊं, है ना, कहां पे गिवन लिखना है, कहां पे टू प्रूव लिखना है ना, ये सारी चीज आपको सोचनी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो आपको कभी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्वेश्चंस को आप करोगे, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करोगे और स्टेप के हिसाब से ही आप आंसर निकालेंगे बच्चों। ठीक है? तो ये हुआ हमारा थर्ड पॉइंट। अब चलते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट है बच्चों फोर्थ पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा रिवीजन। अब ये रिवीजन आप किसी टेस्ट के पहले कर सकते हैं, किसी एक चैप्टर का, कोई आपका क्वार्टरली वाला एग्जाम है, फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्ट हैं या समेटिव असेसमेंट है आपके स्कूल में, या मॉक टेस्ट है, या इवन बोर्ड्स का एग्जाम है ना, आप एक बार फाइनल रिवीजन जरूर करेंगे एनसीईआरटी से, है ना। तो कभी भी अगर आपको रिवीजन करना है, आपको क्या करना है? सबसे पहले दोबारा से आप थियरी की जो आपने लिस्ट बनाई थी उसको रिवाइज करोगे आप। फिर आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स को भी करना है, बट इसमें एक पॉइंट बताऊंगा मैं कि आपको किस तरीके से करना है। आपको सारे सॉल्व एग्जांपल्स को दोबारा नहीं करने, उसके लिए मैं भी आता हूं उस पे। एंड थर्ड, आपको एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को भी रिवाइज करने हैं। इन दोनों केसेस में आप क्या करेंगे कि जब आपका पहली बार आपने एनसीईआरटी को सॉल्व किया तो आपने सारे सॉल्व एग्जांपल्स किए होंगे, आपने सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए होंगे। जब आप सेकंड टाइम किसी भी चैप्टर को करते हैं बच्चों, मैं फर्स्ट टाइम की बात नहीं कर रहा, मैं सेकंड टाइम की बात कर रहा हूं, उस दौरान अगर उसके बाद भी आपको सेकंड टाइम में भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो सॉल्व एग्जांपल्स वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, मैं फर्स्ट वाल की बात नहीं कर रहा, मैं सेकंड बारी की बात कर रहा हूं। अगर सेकंड बारी में कोई भी सॉल्व एग्जांपल्स में आपको प्रॉब्लम आती है, या किसी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आप दोबारा फंसते हो, उसमें कुछ एक मार्क कर लिया करो आप। जैसे मैं बच्चों को बोलता था आप हैश मार्क कर लो, है ना, ट्रेंडिंग होता है, या कुछ भी कर सकते हो आप, डॉट लगा लो या स्टार बना लो, कैसे भी करके आपको ये पता होनी चाहिए कि यार ये वो क्वेश्चंस है जो मुझे सेकंड अटेम्प्ट में मैं इनमें फंसा था। देखो पहले में तो फंसोगे ही आप, पहले में क्योंकि आप फर्स्ट टाइम उस चैप्टर को कर रहे हो तो आप फंसोगे उसमें, वो तो नेचुरल सी बात है। बट अगर सेकंड टाइम में भी आप फंस रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा है, तो उन क्वेश्चंस को आप मार्क करो। जब आप थियरी और थियरी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेंगे ना, फॉर्मुलेस को रिवाइज कर लोगे, थ्योरम्स को रिवाइज कर लोगे, उसके बाद उन्हीं सॉल्व एग्जांपल्स को और उन्हीं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आपको करना है जिनको कि आपने मार्क कर रखा था बच्चों। ठीक है ना? तो ये होगा एक प्रॉपर रिवीजन का तरीका। अगर आप इस तरीके से रिवीजन करते हैं तो आप हमेशा उन क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करोगे जो कि आपको चैलेंजिंग लग रहा था बार बार, चाहे वो सॉल्व एग्जांपल्स से हो, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो बच्चों। तो इस तरीके से आपको रिवीजन को प्लान करना है। अब ये रिवीजन कभी भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे आप बोर्ड्स के एग्जाम से पहले करेंगे एनसीईआरटी को, तब आप इस तरीके से रिवाइज करो, चाहे आप किसी टेस्ट से पहले करो अपने स्कूल के, तब आप इस तरीके से रिवाइज करो, है ना। बट आपको अप्रोच यही फॉलो करना है बच्चों। तो ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, पहला थ्योरी का, दूसरा सॉल्व एग्जांपल्स का, तीसरा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का और चौथा रिवीजन का। बच्चों ये 4 पॉइंट्स के थ्रू अगर आपने एनसीईआरटी के सिलेबस को, एनसीईआरटी के चैप्टर्स को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप में एक नेक्स्ट लेवल का चेंज आ जाएगा मैथ्स को अप्रोच करने में, मैथ्स का इंटरेस्ट बनाने में। इसके बाद अगर आपने इस तरीके से एनसीईआरटी को कर लिया, फिर आप करो रिफ्रेशर्स करो, फिर आप दूसरी किताबें करो, फिर आप सैंपल पेपर्स करो, जो करना है करो, आप ट्यूशंस के असाइनमेंट करो, बट फोकस आपका एनसीईआरटी पे ही होना चाहिए। और एनसीईआरटी को पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, मतलब मेरे हिसाब से, वो ये मैंने आपको लिस्ट करके दिया बच्चों। तो बच्चों इस अप्रोच को आप फॉलो करो एनसीईआरटी के लिए,
बाकी कुछ भी हो तो आप लोग कमेंट्स में जरूर डालना। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।